हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, वेलकम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। एग्ज़ाम बहुत क्लोज है। ऑप्शनल सब्जेक्ट में तो पेपर लगभग आ ही गया है। स्वागत है आपका डीपी सर की क्लास में। जैसा कि आप जानते हो, हम लोग सिलेबस खत्म कर चुके हैं। अब हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन के मैराथन सेशंस लेके आऊंगा मैं आपके पास। एक एक चैप्टर के 10-10, 20-20 क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा मैं आपको, 5-5 मार्क्स वाले। तो मैंने उठाया है सबसे पहले डिसोल्यूशन, क्योंकि अभी रिसेंट वीडियो मैंने डिसोल्यूशन पर ही डाला था। चैप्टर मैंने खत्म कर दिया था, प्रैक्टिस बाकी थी। आइए प्रैक्टिस करते हैं। गेट सेट गो। आपके लिए लेके आया हूं मैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन। डीपी सर की क्लास में देश पांडे सर पढ़ाएंगे डिसोल्यूशन। देखिए, ये क्वेश्चन है। बैलेंस शीट ऑफ PQR 531 की जगह मैं 532 कर लेता हूं इनका रेशियो, आपके कैलकुलेशन की कन्वीनियंस के लिए। आपको मैंने जैसे बताया था कि बेटा डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। इस तरह से बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है, एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट एंड पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब इस अकाउंट का सिस्टम क्या है? हमारा डिस्कशन पूरा हो चुका है, हमें सिर्फ अब इसको बनाने की जो है शुरुआत कर देनी चाहिए। तो इस अकाउंट में हम डेबिट साइड पर कॉपी करते हैं, ट्रांसफर करते हैं हमारे सारे वो वाले एसेट्स जो रियलाइजेबल होते हैं। जैसे देखिए, बिल्डिंग रियलाइजेबल एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी रियलाइजेबल एसेट है, स्टॉक को बेच के पैसे लाए जा सकते हैं, डेटर्स से पैसे आ सकते हैं, वसूल कर सकते हैं हम। बस ख्याल रहे, जैसा डिस्कशन हमने किया था, डेटर्स का ग्रॉस अमाउंट उठाएंगे 42,000 और प्रोविजन को लाइबिलिटी का आइटम ट्रीट करेंगे। ये 40,000 जो आए हैं डेटर्स के माइनस करके, वो हमारे किसी काम के नहीं है। हम डेटर्स के सामने लिखेंगे 42। प्रोविजन चला जाएगा लाइबिलिटी में और कैश एट बैंक चला जाएगा बैंक अकाउंट। तो मेरे पास रियलाइजेबल एसेट में बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक और डेटर। तो देखिए, मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूं टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है प्यारे बच्चों, टू सन्ड्री एसेट्स। मेरे पास है बिल्डिंग, मेरे पास है प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास है स्टॉक और मेरे पास है डेटर्स। ये चार वो एसेट्स हैं जो रियलाइजेबल एसेट्स हैं। 40,000 है, 19,000 है और इसका 42 लिखेंगे। 40,000 वेरी गुड। 19,000 का स्टॉक है और 42,000 के डेटर्स हैं। डेटर्स का जो प्रोविजन है उसे हम इस तरफ भेज देंगे, बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का हेडिंग खुलेगा, उसमें चला जाएगा प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,000 का। ये कोई लाइबिलिटी नहीं होता बेटा, इट्स ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड एज चार्ज। बैड डेट्स हो तो इसे यूज किया जाता है, जब फर्म डिसॉल्व होती तो इसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करके परमानेंटली क्लोज कर दिया जाता है। हमने एसेट ट्रांसफर कर दी। एसेट्स का टोटल हम देख लें, 40, 40, 80, 122, 1,41,000 के हमारे एसेट्स ट्रांसफर हो गए। आइए चेक करते हैं लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में सबसे पहले एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को उठाया जाता है। नोट्स पेएबल यानी बिल्स पेएबल होते हैं, ये एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। बैंक से लोन लिया है, ये भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी है। लेकिन रिजर्व कोई लाइबिलिटी नहीं है, ये रिटेन्ड अर्निंग है और कैपिटल इंटरनल लाइबिलिटी है। तो हमें उठाना है सिर्फ नोट्स पेएबल और बैंक लोन 40 और 30,000 का। तो हम यहां पर नोट करेंगे नोट्स पेएबल यानी बिल्स पेएबल 40,000, बैंक लोन
30,000। ये हमारी आउटसाइड लाइबिलिटीज खाली 2 हैं, टोटल इनका टोटल आ गया आउटर कॉलम में 72,000। अब हम इसको रियलाइज करना स्टार्ट करेंगे। देखिए किस तरह से होगा प्रोसेस। हमें क्वेश्चंस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ेगा। हमारे क्वेश्चन में जैसा जैसा बताया है, द पार्टनर्स डिसॉल्व द फर्म, एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, स्टॉक से 23,400 आ गए। आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब आप एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं तो ऑन पेपर उनका अकाउंट खत्म हो जाता है, यानी उनका लेजर बंद हो गया। तो अब उसके नाम से कोई ट्रांजैक्शन हम नहीं कर सकते। जैसे स्टॉक बेचा तो हम यूं नहीं लिख सकते कैश अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, स्टॉक का लेजर ऑलरेडी बंद है, लेकिन स्टॉक को हमने रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया है तो अब इसकी एंट्री रियलाइजेशन के नाम से बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। हर एसेट के लिए ऐसा करना पड़ेगा। डेटर से 50% वसूल हुआ, फिक्स्ड एसेट से 10% लेस देन बुक वैल्यू। फिक्स्ड एसेट में दोनों बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों फिक्स्ड एसेट्स। नोट्स पेएबल वर सेटल्ड फॉर 80%, मतलब 80% पे हमने उनको सेटल कर दिया, 20% हमने डिस्काउंट कमाया। देयर वाज अ आउटस्टैंडिंग बिल ऑफ 800, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। देखो बेटा यहाँ आउटस्टैंडिंग बिल का कोई अकाउंट नजर नहीं आ रहा है, इसको बोलते हैं अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। तो जब आप बुक्स क्लोज करते हैं तो हो सकता है कोई अनरिकॉर्डेड एसेट या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी सामने आए, तो उसका नॉर्मल रियलाइजेशन करना है। लायबिलिटी है तो उसे पे कर दीजिए, एसेट है तो उसे बेच सकते हैं आप। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹1250। आपको बताया था नया कोई अकाउंट खोलना नहीं है, एक्सपेंसेस को भी रियलाइजेशन टू बैंक के नाम से लिखना है। तो चलिए, स्टॉक से मिला 23,400, डेटर से मिला आधा। मैं इस तरफ अब रियलाइज करूंगा, मैं लिखूंगा बाय बैंक अकाउंट स्टॉक। देखिए स्टॉक से आपको मिला है 23,400, डेटर से मिल रहा है 50%, यानी जितने हमारे डेटर हैं उसके आधे के बराबर वसूली हुई। तो डेटर 42 के हैं तो 21,000 वसूल हुआ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि फिक्स्ड एसेट्स 10% लेस देन देयर बुक वैल्यू। तो हमारे फिक्स्ड एसेट में बिल्डिंग है, बिल्डिंग के हमें मिल गए 36,000। कैसे? इसमें से 10% माइनस कर दो। ऐसे प्लांट एंड मशीनरी के भी 10% माइनस कर दो। तो हमारा एसेट का रियलाइजेशन हो गया 72, 93, 96, 116, 400। ये एसेट से रियलाइज हुआ। क्रिस क्रॉस होता है दोस्तों, जो एसेट आप डेबिट में कॉपी करते हो उनका रियलाइजेशन क्रेडिट हो जाता है, और जो लायबिलिटीज आप क्रेडिट में कॉपी करते हो उनका पेमेंट डेबिट में आ जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, राइट। तो हम अब बढ़ रहे हैं आगे। हमने लायबिलिटीज का पेमेंट किया टू बैंक, पैसे जाएंगे रियलाइजेशन टू बैंक। ये एंट्रीज मैं आपको बता चुका हूं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं। नोट्स पेएबल पे हम पे कर रहे हैं 80%, 80% यानी मुझे उनको देना है 40,000। 40,000 का 80% होगा 32,000। ये नोट्स पेएबल पे पेमेंट हो गया। बैंक लोन के बारे में मेरा क्वेश्चन खामोश है। आपको मैंने बताया है कि खामोश यानी शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश। खामोश के केस में अगर आपका क्वेश्चन एक्सटर्नल लायबिलिटी पे खामोश है तो आपको अपने मन से उसे फुल पे करना पड़ेगा। बैंक लोन के बारे में कोई सूचना नहीं है। प्रूडेंस प्रिंसिपल लगाइए, एंटिसिपेट लॉसेस, डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट। एसेट में कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो भूल जाए, लेकिन लायबिलिटी की जानकारी ना हो तो उसे बुक वैल्यू पर पे करें। साथ साथ में इन्होंने रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी 1250 पे किए, वो हमें लिखना पड़ेंगे। और तो और इन्होंने एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की 800 रुपये पे, वो भी पे करिए, वो भी लिखना पड़ेगी। ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सवाल का वक्त है, सवाल करते जाओ। कोई लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया हो तो उसे फुल पे करें। एसेट के बारे में क्वेश्चन खामोश हो तो उसे भूल जाएं। अब देखें आपने लायबिलिटी में कितना कैश यूज किया।
62 63 64050। अब आपने जब सारी एसेट लायबिलिटी रियलाइज कर ली है तो अब आपको रियलाइजेशन अकाउंट को क्लोज करना चाहिए। देखिए क्लोज करने का मतलब है कि अब आइडेंटिफाई कीजिए प्रॉफिट है या लॉस है, गेन है या लॉस है। डेबिट पे टोटल आ जाएगा इसका 141 प्लस 64, तो कितना हो गया 141 4 145 205 2,05,050 2,05,050। क्रेडिट में ये है 72 और ये है 116 1,88,400 1,88,400। देखिए डेबिट मतलब ये नॉमिनल अकाउंट है बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट आप सब जानते हो। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो यहाँ पर हमने रखी हुई है इनकम्स और गेन्स, ठीक है जी। तो इनकम गेन क्रेडिट में रखी है। अभी यहाँ डेबिट टोटल बढ़ा है मतलब लॉस बढ़ा है, तो डेबिट माइनस क्रेडिट अगर मैं करता हूँ 2,05,050 माइनस 1,88,400। प्यारे बच्चों आपको भी चांस दे रहा हूँ, आप भी करके देखिए, बताइएगा क्या प्रॉफिट या लॉस आता है। 10 से 4 गया तो 6 और 14 माइनस 8 इज 6 और 19 माइनस 18 इज 1। 16650 का इसमें मेरा आ रहा है लॉस बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन। रियलाइजेशन पे होने वाला लॉस ओल्ड पार्टनर्स में या सारे पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। PQR तीनों इस लॉस को शेयर करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले सावधानी, एक बार टोटल चेक करें। डेबिट पे 40 दूना 80 122 141 के एसेट्स हैं, 70 2 72 की लाइबिलिटी है। एसेट का रियलाइजेशन हुआ है 44 50 80 116 400 पे, लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है 64050। ये जो लॉस आया है ये 5:3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। 5:3:2 का उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइडेड है। तो 16650 का हाफ हो जाएगा 8325, 3 टाइम्स करेंगे 1648 4995 और 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16 दूना 32 3330। जोड़ के देख लीजिए, 5 और 5 10, 4 + 9 13 16 9 4 30। यस एब्सोल्युटली करेक्ट, ये बंटवारा हमने कर दिया। अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऐसे बनता है दोस्तों, इन नेचर इट इज ए लायबिलिटी अकाउंट। इसका क्रेडिट बैलेंस अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट है ये, डेबिट क्रेडिट हमेशा ये यहाँ से स्टार्ट होगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी पार्टनर्स के ओपनिंग बैलेंसेस आपको कैपिटल के क्वेश्चन में दिए होंगे, जैसे 44 36 20 ने लिख दिए, 44 36 और 20 ये इनके बैलेंसेस दिए हमको। अब हमें चेक करना है, जैसे ये रिजर्व है। रिजर्व क्या होता है? रिटेन्ड अर्निंग होता है। इसे हमेशा पार्ट ऑफ प्रॉफिट केप्ट असाइड बोलते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं। तो 9000 का रिजर्व 5:3 के रेशियो में जब हम बांटेंगे तो हमारे पार्टनर्स को मिलेगा बाय जनरल रिजर्व। बाय जनरल रिजर्व 9000 का 4500 इसको मिल जाएगा, 2700 इसको मिल जाएगा और 1800 इसको मिल जाएगा। रिवैल्यूएशन यानी रियलाइजेशन अकाउंट जो भी हमने बनाया, सॉरी रियलाइजेशन अकाउंट जो बनाया उसमें आया लॉस। लॉस से पार्टनर का कैपिटल कम हो जाता है, डेबिट साइड पर आ जाएगा। हम लिख देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। लॉस की अमाउंट आपने जो भी निकाली है आपके सामने है, यहाँ देख लीजिए 8325 4995 8325 4995 और 3330। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमने लॉस की वैल्यू पुट कर दी। अब हमारे इस क्वेश्चन में इसके अलावा कुछ भी नहीं है,
ना कोई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट बैलेंस है, ना कोई कंटिजेंसी रिजर्व है, ना कोई एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। आपको याद रखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो डिसोल्यूशन में बनता है उसका जब क्लोजर होता है तो उसे परमानेंटली क्लोज करना पड़ता है, क्योंकि सारे पार्टनर फर्म बंद करके जा रहे हैं, तो यहाँ बैलेंस कभी नहीं बचेगा। यानी यहाँ पर टू बैलेंस कैरिड डाउन नहीं लिखना आपको, इस तरह से लिखोगे गलत हो जाएगा, दिस इज रॉन्ग। आपको अकाउंट उनका सेटल करना है, ये उनकी पार्टनरशिप लाइफ का आखिरी कैपिटल अकाउंट है, तो फाइनल पेमेंट करके उन्हें विदा कर देना है आपको। तो देखिए क्रेडिट में हो रहा है 48,500, 38,700 और 21,800। ठीक है जी, ये क्रेडिट टोटल है। डेबिट में हम इन चीज़ों को सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें मतलब हमने ऑलरेडी किसका अकाउंट डेबिट किया हुआ है। देखो किसका अकाउंट कितने रुपए से डेबिट है वो ख्याल रखिए। ए का क्रेडिट टोटल है 48,500, ए के डेबिट पे है 8,325, 40175 इसको देके विदा करना है। ए के अकाउंट में एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट आ रहा है 40,175। बी के अकाउंट में चेक करिए 38,700 इसका क्रेडिट है बेटा, 4,995 इसके अकाउंट में डेबिट है, 33,705 का एक्स्ट्रा मनी है, वापस किया जाएगा। सी के अकाउंट में 21,800 का क्रेडिट है, 3,330 डेबिट है, 18,470 इसको वापस कर दिए जाएंगे। ये पार्टनर्स की विदाई का मौका है, विदाई समारोह। अब ये लोग पार्टनर नहीं रहे, फ्रेंड भले ही रहेंगे, पार्टनर नहीं रहेंगे, इसलिए पार्टनर कैपिटल अकाउंट हमने हमेशा हमेशा के लिए इनका बंद कर दिया। अब हम बनाएंगे इसका बैंक अकाउंट। ये बैलेंस शीट की तरह काम करता है प्यारे बच्चों। बैंक अकाउंट का ऐसा मानना है कि अगर इसका टोटल दोनों तरफ बराबर आ जाए तो टू अ ग्रेट एक्सटेंट आपने सवाल सही सॉल्व किया है। पर्टिकुलर्स अमाउंट, बैंक अकाउंट इन नेचर is personal account, debit the receiver, credit the giver, debit what comes in। अगर पैसे बैंक में आते हैं डेबिट करिए, बैंक रिसीवर हो तो डेबिट करिए, बैंक से अगर आप पैसे निकाल रहे हैं बैंक गिवर बन जाएगा, बैंक का अकाउंट क्रेडिट करिए। बैंक बैलेंस बढ़ेगा डेबिट, कम होगा क्रेडिट। पहले से तुम्हारे पास बैंक बैलेंस कुछ पड़ा है क्या, एक बार चेक करो। ओपनिंग बैलेंस है क्या कुछ बैंक का, यस 40,000 रुपये तुम्हारे पास पुराने रखे हैं, तो वो रख लीजिए 40,000। अब जब तुमने एसेट्स बेची, कहीं और से पैसे आए गए तुम्हारे पास, चेक करो, यस तुमने एसेट्स को इतने रुपए में बेचा। रियलाइजेशन में लिखा बाय बैंक, तो बैंक में लिख देना यस, एकदम सही बोला आपने। टू रियलाइजेशन अकाउंट, एसेट्स रियलाइज्ड 1,16,400 रुपए एसेट बेच के मिले। बाय रियलाइजेशन अकाउंट, क्या आपने कहीं पैसा पे भी किया है, पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज एंड एक्सपेंसेस, यस कहाँ पैसे गए आपके चेक करो। तो आपने देखा कि आपने लायबिलिटी के लिए 64,050 पे किया। रियलाइजेशन में लिखा है टू बैंक, तो बैंक में आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन में अमाउंट आएगा 64,050। आपको मैंने बताया था पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रीपेमेंट होना चाहिए प्यारे बच्चों। तो ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल लायबिलिटी पे की जाती है, नंबर 2 पे कोई लोन अगर पार्टनर ने दिया है, पार्टनर्स लोन अगर होता तो मैं उसे यहाँ सेकंड नंबर पे करता, पार्टनर्स लोन अकाउंट, यहाँ नहीं है इस क्वेश्चन में। और कैपिटल का हमेशा
लास्ट में सेटलमेंट आएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो एप्लीकेशन ऑफ एसेट एक क्वेश्चन पूछते हैं, बताइए हाउ एसेट्स विल बी अप्लाइड फॉर सेटलमेंट। सो एसेट्स विल बी यूज्ड firstly for external liabilities, secondly for loans by partner and lastly for capital। तो अब मैंने PQR को क्या पैसे दिए हैं वो यहाँ पर मेरे सामने साक्षात लिखे हुए हैं। 40,175 में दे रहा हूँ P को, 33,705 में दे रहा हूँ Q को और 18,470 में दे रहा हूँ R को। पैसे दे रहा हूं मतलब उनके अकाउंट में एक्सेस ऑफ क्रेडिट ओवर डेबिट था। यू कैन हैव अ लुक एट वंस मोर द कैपिटल अकाउंट, हैव अ लुक एट इट। क्रेडिट साइड बड़ा था, डेबिट छोटा था, तो पार्टनर के पैसे हमारे पास जमा थे, इट वाज आवर लायबिलिटी, तो हमने उनको पेमेंट कर दिया। फाइनल सेटलमेंट बोलते हैं इसको। इसके बाद ये लोग पार्टनर नहीं रहेंगे, इनका पार्टनर कैपिटल अकाउंट नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं रहेगा, कुछ नहीं। तो ये जो पैसे हमने इनको दे दिए, P को इतने, Q को इतने, R को इतने, हमारे पास से रुपए गए, तो हम इस तरफ बुक कर देते हैं। अब जो फंडामेंटल रूल है वो ये है जनाब कि ये टोटल दोनों तरफ का बराबर आना चाहिए, ठीक है। 64,050 था, यहाँ पर मैंने गलत कॉपी किया था, ये लिख दिया मैंने। अब देखिए 64,050 प्लस 40,175 33,705 18,470 156,400 आया मेरा पेमेंट साइड का टोटल, यानी इतना रुपया मेरी जेब से गया। और डेबिट में भी अगर आप चेक करोगे तो टोटल सेम आ रहा है। जब दोनों का टोटल, डेबिट क्रेडिट का टोटल सेम आ जावे तो जितना पैसा आया उतना पैसा गया, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, कुछ भी रुपए बचे नहीं, किसी को लेना देना नहीं। तो इस चैप्टर में बैंक अकाउंट बैलेंस शीट जैसा काम करता है। और सिंपल सी कुछ 2-3 बातें याद रखनी है बेटा। क्या बात याद रखनी है? रियलाइजेशन अकाउंट इन नेचर इज नॉमिनल अकाउंट, इसका जो डिफरेंस आता है वो प्रॉफिट लॉस आता है। दूसरा पॉइंट याद रखें, कभी भी हम इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉस इसमें कैलकुलेट नहीं करते हैं कि 40 की बिल्डिंग 50 में बेची तो 10 का प्रॉफिट बुक करो, नहीं। अगर स्टॉक को हमने 20,000 के स्टॉक को 15,000 में बेचा तो 5,000 का लॉस बुक करो, नहीं। लॉस या प्रॉफिट ऑटो डिपिक्टेड होता है। ऑटो डिपिक्टेड इसलिए होता है प्यारे बच्चों कि ये जो रियलाइजेशन अकाउंट है इसमें जब हम यहाँ पर वैल्यूज नोट करते हैं तो बुक वैल्यू पे लिखते हैं, और इन्हीं एसेट्स को जब इधर रियलाइज करते हैं तो एक्चुअल वैल्यू रियलाइज लिखते हैं। तो ऑटोमेटिकली जब ये अकाउंट आप क्लोज करोगे तो ये खुद ही अपने आप आपको प्रॉफिट लॉस बता देगा। आपको कुछ भी अपने मन से इसमें इंडिविजुअल प्रॉफिट लॉसेस नहीं निकालना है, ठीक है। तो हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, एक्सटर्नल लायबिलिटी के बारे में अगर क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन नहीं हो तो उसे प्रूडेंस प्रिंसिपल लगा के फुल पेमेंट करना है। ये मान के चलना है कि वो एक्सटर्नल लायबिलिटी तो हमें देना ही पड़ी होगी। और कोई भी एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, वैसे तो होना नहीं चाहिए। प्रॉपर क्वेश्चन वही माना जाएगा जिसमें इंफॉर्मेशन दी होगी, लेकिन नहीं दी हो तो भूल जाओ। एसेट को रियलाइज मत करना, लायबिलिटी को बुक वैल्यू पे जरूर करना। इसकी जर्नल एंट्रीज इंपॉर्टेंट है, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके अलावा जो छोटी सी बात याद रखनी है कि जब हम किसी एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते हैं तो उस एसेट का अकाउंट ऑन पेपर क्लोज हो जाता है। बाद में हम उस एसेट के नाम से एंट्री नहीं ले सकते। जैसे बिल्डिंग को आपने ट्रांसफर किया तो ट्रांसफर करते समय आप लिखते हो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। जब आप बैलेंस शीट से या
उसके अकाउंट से उठा के उसे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हो तो आप ऐसी एंट्री बनाते हो। बिल्डिंग अकाउंट क्रेडिट करने का मतलब है बिल्डिंग का अकाउंट ओरिजिनली डेबिट था, असेट में जितनी चीजें होती है सबका डेबिट बैलेंस होता है, लायबिलिटी में जितनी होती है सबका क्रेडिट होता है। मुझे इनका अकाउंट बंद करना है तो इन्हें क्रेडिट करके बंद करना पड़ेगा, तो मैं एंट्री बनाता हूं बिल्डिंग को क्रेडिट और रियलाइजेशन को डेबिट। जैसे वो ऑन पेपर अकाउंट बंद हुआ, इसके बाद जब आपने बिल्डिंग को बेचा, बिल्डिंग बेच के आपको 36,000 मिले, तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, ये गलत होगा, ये अनपढ़ों वाला काम होगा कि हम लिखें बैंक टू बिल्डिंग। अगर हमने ऐसे एंट्री बना दी कि बिल्डिंग बेची पैसे आए, बिल्डिंग का नाम ना तो डेबिट में ना क्रेडिट में यूज कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी उसका अकाउंट बंद कर दिया है। तो फिर इसकी जगह क्या लिखें, उसका नया नाम रियलाइजेशन अकाउंट। ऑल एसेट्स आफ्टर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट आर कॉल्ड realization. New name given to assets is realization. Similarly, new name given to liabilities is realization account. अच्छा, जब आप कोई भी एसेट रियलाइज करने जाएंगे तो आपको मैंने पिछले वीडियो में बताए थे उसके 3 तरीके हैं। एक तो एसेट्स रियलाइज फॉर कैश, यानी आपने एसेट को बेचा, बदले में आपको हार्ड कैश मिल गया। नंबर 2, आपका एसेट पार्टनर ले जा सकता है, टेकन बाय पार्टनर। और नंबर 3, आपके एसेट को एक्सचेंज में बार्टर सिस्टम में भी हम यूज कर सकते हैं। तो अगर आपकी एसेट से हमने कोई लायबिलिटी चुकाई है, फर्म की रिकॉर्डेड लायबिलिटी या अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, तो उसका ट्रीटमेंट आपको अकॉर्डिंगली करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्डेड का तो अकाउंट हमने बंद कर दिया और अनरिकॉर्डेड का अकाउंट हमारी बुक्स में होता ही नहीं है। ठीक है, बार्टर सिस्टम में जनरली नो एंट्री होती है, एसेट लायबिलिटी आपस में कैंसिल हो जाते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ये रूल ख्याल रखें, इसकी थ्योरी पढ़ें, रियलाइजेशन और रिवैल्यूएशन अकाउंट का डिफरेंस पढ़ें। मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था ये इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चन है। और ये भी पढ़ें कि जो एसिड्स है उनका एप्लीकेशन किस तरह से होता है, और ये भी पढ़ें कि रियलाइजेशन अकाउंट का नेचर क्या है, नॉमिनल, रियल, पर्सनल, इसके आंसर को क्या बोलते हैं। ऐसे छोटे छोटे से कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन डिसोल्यूशन के करके दिखाऊंगा। अभी ये इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ एक आधा क्वेश्चन ऐसा ही आसान वाला आप अपनी बुक से उठाएं और करके देखें, मेरे साथ फीडबैक शेयर करें। कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं ज़रूर 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 आपको मदद करने आऊँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम। कल के वीडियो में मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ। 5-5 मार्क के क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है ये। मैं चाहता हूं कि आपको 8-10 क्लासेस में 5-5 मार्क के हर चैप्टर के क्वेश्चंस करा दूं ताकि आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में कोई गलत ना करें। सो गुड बाय फ्रॉम हेमंत देशपांडे। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।